शिट 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 शिट। एरिक ने तुरंत अपना फोन उठा लिया। उसे सबको वार्न करना था, सबसे पहले पेरेंट्स को कॉल करने के लिए, लेकिन उसे हेल्प चाहिए थी। बिना एक पल गवाए उसने एम्बर को कॉल किया। फोन रिंग होते ही एरिक के हाथ एड्रेनालिन से कांप रहे थे। उसके पास टाइम नहीं था। अगर फैमिली सच में टारगेट हो रही थी तो हर सेकंड मायने रखता था। आंसर एम्बर, आंसर द फोन। आखिरकार कॉल उठी। एरिक ने एक भी पल वेस्ट नहीं किया। एम्बर, उसकी आवाज अर्जेंट थी, इमोशन से भरी हुई। माम्बस, हमारे क्लासमेट्स की फैमिलीज को किडनैप कर रहे हैं, स्कूल के लोगों के पेरेंट्स को। वो हमें ट्रैप में खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें अभी कुछ करना होगा। लाइन के उस पार कुछ सेकंड्स की चुप्पी छा गई। एरिक उसके साइलेंस से ही एम्बर की चिंता महसूस कर सकता था। उसे पता था कि उसकी बात सुनकर कोई भी सोच सकता है कि वह ओवर रिएक्ट कर रहा है या मजाक कर रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। एम्बर को उस पर भरोसा करना ही था। क्या? एम्बर ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में डर साफ था। टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, एरिक ने कहा। माइकी और एंडरसन को कॉल करो, सबको इन्फॉर्म करो। एरिक, तुम मुझे डरा रहे हो, तुम्हें यह सब कैसे पता? एम्बर ने पूछा। एक्सप्लेन बाद में, एरिक लगभग चिल्लाया। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो अभी वही करो जो मैं कह रहा हूं। अपने फादर से कहो कि टीम रेडी करे और जमोरा और मॉन्टगोमरी क्लैंस को कांटेक्ट करें। वो कंफर्म कर देंगे कि उनके लोग मिसिंग हैं। एम्बर कुछ पल चुप रही। एरिक उसके चेहरे की एक्सप्रेशन इमेजिन कर सकता था, शॉक, फियर और कैलकुलेशन। फिर उसने कहा, उसकी आवाज में अब हेजिटेशन नहीं था। ओके एरिक, आई बिलीव यू, मैं अभी कॉल्स करती हूँ। एरिक ने राहत की सांस ली, भले ही वो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही थी। थैंक यू एम्बर, उसने कहा। मैं एरन को कॉल करता हूँ। तुम्हारे, ग्वेन के और फ्लोइड के पेरेंट्स सेफ होने चाहिए। जैसा मुझे समझ आया वे उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाकी लोग लकी नहीं थे। ठीक है, एम्बर ने कहा। कॉल के बाद मेरे रूम में आ जाना। हाँ। कॉल कट होते ही एरिक ने एरन को डायल किया। एरन, टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, एरिक बिना भूमिका के कहा। माम्बस शायद तुम्हारी माँ को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कॉल करो और उनसे कहो घर से बाहर निकल जाए। अभी? क्या? एरन की आवाज कांप गई। नाउ रन। एरिक की आवाज में जो अर्जेंसी थी, उसने एरन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में सबसे पहले उसकी माँ का चेहरा आया, जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। फोन रखते ही एरन ने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। रिंग, हेलो। उनकी आवाज शांत थी, खतरे से अनजान। माँ, एरन की आवाज टूट रही थी। मैं एरन बोल रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? उसकी माँ ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गलत है। एरन की आंखों में आंसू भर आए। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आपको अभी घर से बाहर निकलना होगा। प्लीज माँ, अभी। लाइन के उस पार सन्नाटा छा गया। फिर उसकी माँ की आवाज आई, अब कांपती हुई। एरन, क्या हो रहा है? एरन उसे जल्दी जल्दी समझाने लगा, उसे बाहर निकलने के लिए कहता रहा। उसी पल उसकी माँ ने खिड़की से नीचे देखा। मैस्क्ड, आर्म्ड लोग बिल्डिंग में घुस रहे थे। मुझे कॉल काटनी होगी एरन, उसकी माँ ने कहा। याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। What? No mom. कॉल कट गई। एरन अपने रूम में इधर उधर टहलने लगा। उसका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो से भर गया था। वह अपनी माँ को खो नहीं सकता था। मुझे एरिक के पास जाना होगा। उसी समय एरिक एम्बर के रूम में पहुंचा। एम्बर उसका इंतजार कर रही थी। चेहरे पर वरी और डिटर्मिनेशन दोनों थे। एंडरसन और माइकी ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, एम्बर ने कहा। एंडरसन की माँ और माइकी के फादर सेफ हैं, लेकिन बाकी दो पेरेंट्स ने कॉल नहीं उठाया। मोबाइल भी नहीं, होम फोन भी नहीं। फक, एरिक ने दांत पीछे। तुमने अपने फादर को कॉल किया? हाँ, एम्बर ने कहा। उन्होंने जमोरा और मॉन्टगोमरी क्लैंस को कांटेक्ट कर लिया है। टीम्स असेंबल हो रही हैं, लेकिन कम से कम 1 आवर लगेगा। फक, एरिक ने मुट्ठी भींच ली। 1 आवर बहुत ज्यादा है। उसके सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो केडन, जमोरा, सिल्वरबेंड और मॉन्टगोमरी क्लैंस पर भरोसा करे, या फिर खुद एक्शन ले। वेटिंग रिस्की थी। एम्बर ने उसकी सोच तोड़ी। एरिक, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? एरिक जानता था, अब उसे सच बताना पड़ेगा। कार्ल और नताशा की मौत के बाद मुझे शक हुआ, उसने कहा। मैंने इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि यह सब नथनिएल के फादर का काम है। कैसे? क्यों? मैंने किसी को पैसे देकर स्पाई करवाया, एरिक ने कहा। बस इतना ही। एम्बर ने और सवाल नहीं किए, समझ गई। उसी पल एरन, माइकी, एंडरसन, फ्लोइड, ग्वेन, मार्था और बेनेडिक्ट कमरे में आ गए।
एटमॉस्फेयर भारी था, फियर से भरा हुआ। एंडरसन का चेहरा पीला पड़ चुका था। माइकी की यूजुअल स्माइल गायब थी। एरन का दिमाग अब भी अपनी मां पर अटका हुआ था। फ्लॉयड ने साइलेंस तोड़ी। एरिक, हमें बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? एरिक ने वही जवाब दोहराया, हैकर, इन्वेस्टिगेशन, कॉन्वर्सेशन। और ये पक्का है कि नथानियल का फादर इन्वॉल्व है? फ्लॉयड ने पूछा। हाँ, एरिक ने कहा, मैंने खुद सुना वे पेरेंट्स को किडनैप कर रहे हैं। फ्लॉयड ने गहरी सांस ली। मैंने अपने फादर को कॉल किया था। Someone tried to kidnap him too, और वो एक मिनिस्टर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी पल एंडरसन और माइकी के फोन्स एक साथ रिंग करने लगे, लेकिन एरन के फोन पर कोई कॉल नहीं आई। तीखी रिंगटोन ने सन्नाटे को चीर दिया। आवाज सुनते ही सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एंडरसन का हाथ फोन की तरफ बढ़ा, लेकिन वह ठिठक गया। चेहरे पर साफ डर लिखा था। एरिक ये सब देख रहा था। उसे पता था कि ऐसा होना ही था। माइकी ने फ्लॉयड की तरफ देखा और उसकी आंखों में भी घबराहट तैर रही थी। फोन उठाओ, फ्लॉयड ने कहा। एंडरसन और माइकी ने एक दूसरे की तरफ चिंतित नजरों से देखा, फिर सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। माइकी पास ही खड़ा रहा। दोनों खुद को आने वाली अनजानी बात के लिए तैयार कर रहे थे। लाइन के उस पार से आने वाली आवाज बदली हुई थी। दोनों का दिल कसकर रह गया। वे पूरी ताकत से सुनने लगे। सांसें उथली और तेज थी। बातचीत दोनों के लिए भारी पड़ रही थी। एंडरसन की पकड़ फोन पर और कस गई। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। आवाज को काबू में रखने की कोशिश साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। माइकी की आंखें डर से फैली हुई थी और वह अनजाने में एरन के और करीब सरक गया, दोस्त के साथ थोड़ा सुकून तलाशते हुए। आसपास खड़े बाकी लोग भी हिल गए थे, यहां तक कि ग्वेन भी तनी हुई थी। हालात ने उसकी आम शांति तोड़ दी थी। उसने मुट्ठियां भींच ली और जबड़ा कस लिया, दोस्तों के लिए खुद को संभालने की कोशिश में। कॉल खत्म होते ही एंडरसन और माइकी ने फोन रख दिया। दोनों के हाथ अब भी बेकाबू कांप रहे थे। उन्होंने कहा है कि रेड लोटस लाउंज नाम के एक क्लब में जाना है, एंडरसन बुदबुदाया। आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। मेरे माता पिता को वही रखा गया है। माइकी ने भी सिर हिलाया। मुझे भी यही कहा गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर पुलिस या किसी और को बताया तो हमारे माता पिता मार दिए जाएंगे, और कहा है कि 40 मिनट में वहां पहुंचना होगा, वरना वे मारे जाएंगे। वे हमसे चाहते क्या हैं? ये सब क्यों हो रहा है? नथानियल के पिता अपने बेटे की मौत का बदला चाहते हैं, एरिक ने कहा। क्या? लेकिन उसे तो थाइड्स ने मार दिया था। बेनेडिक्ट चौंक पड़ा। हाँ, लेकिन उसे लगता है कि उसकी हत्या करवाई गई है। वह पागल हो चुका है और हम सबको मारना चाहता, एरिक ने जोड़ा, खुले तौर पर झूठ बोलते हुए। अब क्या? एम्बर बोली। हम उन्हें मनमानी नहीं करने दे सकते। अवेकनर ने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए। सबसे पहले शांत रहना होगा और दिमाग से सोचना होगा, उसने कहा, अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश में। डर को काबू में रखना होगा। हमें तुम्हारे माता पिता को बचाने की योजना बनानी होगी। एम्बर ने याद दिलाया, मैंने पहले ही अपने पिता को हालात बता दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक स्क्वाड भेजेंगे, लेकिन तैयार होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और पता नहीं कितना असरदार होगा। तो फिर हमें अभी जाना होगा, माइकी ने कहा। हम 1 घंटा इंतजार नहीं कर सकते जब उन्हें 40 मिनट में मारने की धमकी दी गई है। समस्या यह है कि उनका निशाना हम हैं, हमारे माता पिता नहीं, एरिक बोला। अगर हम वहां गए तो हमें मार दिया जाएगा। हम यहां बैठकर उन्हें मरने नहीं दे सकते। माइकी हिपोलिक ने एरन की तरफ देखा। उसे कोई कॉल नहीं आई थी। एरन, तुम्हारी मां से कोई खबर? उसने पूछा। अभी तक नहीं। अमीलिया का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने देखा कि एक काली कार से 5 आदमी उतरे और इमारत के सामने रुक गए। वे पूरी तरह हथियारों से लैस थे। एरन ने थोड़ी देर पहले ही उसे फोन करके घर से निकल जाने को कहा था, और जैसे ही उसने उन आदमियों को देखा, उसे समझ आ गया, हालात बेहद खतरनाक हैं। उसकी प्रवृत्ति जाग उठी। कुछ बहुत गलत हो रहा था। दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसे तुरंत निकलना होगा। उसने फोन उठाया, जेब में डाला और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। हॉलवे में कदम रखते ही उसे उनकी आवाजें सुनाई दी, हड़बड़ी और सख्ती से भरी हुई। दिल सीने में थक थक कर रहा था। वह चुपचाप परछाइयों में सरकती हुई आगे बढ़ी, हर कदम फूंक फूंक कर रखती हुई। हॉलवे के आखिर में एक खिड़की दिखी। बिना सोचे उसने उसे खोला और बाहर की संकरी मुंडेर पर चढ़ गई। दिल गले में अटका हुआ था। संतुलन बनाए रखते हुए उसने चारों ओर नजर दौड़ाई।
वे आदमी गलियारों में घूम रहे थे, बंदूकें तनी हुई, किसी को खोजते हुए। उसे अजीब लगा कि उसका बेटा पहले से जानता था कि खतरा है, लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। उसे खामोशी से और जल्दी से निकलना था। मुंडेर पर हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। एक छोटी सी चूक उसे नीचे गिरा सकती थी, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह दीवार से सटकर आगे बढ़ी, ईंटों का सहारा लेते हुए, किसी भी आवाज से बचती हुई। कानों में दिल की धड़कन गूंज रही थी, दिमाग लगातार भाग रहा था। अचानक उसे लगा कि पास वाली इमारत कूदने लायक करीब है। अगर वह वहां पहुंच गई तो कहीं छिप सकती है या सड़कों में घुलकर पुलिस तक पहुंच सकती है। काफी देर बाद वह आखिर इमारत के सिरे तक पहुंची। सामने दो इमारतों के बीच का फासला देखकर उसकी आंखें फैल गईं। मुंडेर यहीं खत्म हो रही थी। कूदना ही एकमात्र रास्ता था। हथेलियां पसीने से भीग गईं। पैरों में जान नहीं बची थी। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो हथियारबंद आदमी उसके अपार्टमेंट के और करीब थे। आवाजें ते खत्म हो रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने सारी हिम्मत जुटाई। विश्वास की छलांग के साथ वह मुंडेर से कूद पड़िया, हवा चे हरे सेट कराई। फिर उसकी उंगलियां दूसरी इमारत की मुंडेर से जा लगीं। वह जोर से उतरी, लेकिन खुद को संभाल लिया, ज्यादा शोर किए बिना। घुटने कांप रहे थे, मगर वह बच गई थी। राहत की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से आसपास देखा। एक खुली खिड़की दिखी। वह फुर्ती से अंदर घुस गई। छोटा सा अपार्टमेंट था। दीवार से लगकर खड़ी हो गई। सांसें बेकाबू थीं। बाहर से आवाजें आ रही थी। उसी वक्त उसने सुना, वे उसके अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ रहे थे। थड कदमों की आहट और आवाजें। वे अंदर घुस चुके थे। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, यहीं छिपे रहना या बाहर निकल जाना। अगर उन्हें मुंडेर का पता चल गया तो वे इस इमारत को भी खंगालेंगे। सबसे अच्छा यही था कि वह चुपचाप निकल जाए। अमीलिया मुख्य दरवाजे से बाहर निकली। सीढ़ियां दिखी। बिना देर किए वह नीचे उतरने लगी। हल्के कदम, बिना आवाज। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। कॉरिडोर में झांका। सब साफ था। दूर खुले दरवाजे से बाहर का रास्ता दिख रहा था। उसने मौका नहीं गंवाया। वह बाहर निकल आई, पास ही खोज में लगे हथियारबंद आदमियों पर नजर रखते हुए। अब वह इमारत से बाहर थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसे सुरक्षित जगह और मदद ढूंढनी थी। अभी फोन करना सुरक्षित नहीं था। आसपास किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। एरन की मां ने पास की एक गली देखी और तुरंत उधर मुड़ गई, परछाइयों में सिमटती हुई, हर इंद्रिय सतर्क। डर और अनिश्चितता उसके दिमाग में उफन रहे थे, मगर वह पकड़ी जाने वाली नहीं थी। उसका ख्याल बार बार एरन की तरफ चला जाता। वह कैसा होगा? उसे कैसे पता चला कि वह खतरे में है? क्या वह सुरक्षित है? तो अब क्या करें? ग्वेन ने पूछा। यह साफ है कि हम होस्टेजेस को वहां यूं ही नहीं छोड़ सकते। मेरी जानकारी में असली टारगेट्स हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे फैमिलीज नहीं। इसलिए फिलहाल वे सुरक्षित होने चाहिए, बशर्ते हम रेड लोटस लाउंज पहुंचे। एरिक ने धीमी और शांत आवाज में कहा। हम यहां बैठकर कुछ न करें, यह मुमकिन नहीं, एंडरसन बोला। मेरे पिता को उठा लिया गया है, और अगर एम्बर के पिता की टीम 1 घंटे से पहले तैयार नहीं हो पाती तो। मुझे पता है, एरिक ने बात काटी, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि शायद हम इन लोगों का सामना करने लायक अभी मजबूत नहीं है। न्यू अलेक्जेंड्रिया के एक एवरेज नागरिक का रैंक एमआई होता है, और हम मुश्किल से पीआई लेवल पर हैं। हमारी पावर्स को जोड़ भी लें, तब भी मैदान बराबर नहीं होगा, एरिक ने आगे कहा। वह इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि रेयर और पावरफुल एबिलिटीज अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो रैंक्स के फर्क को काफी हद तक बेअसर कर सकती हैं। नेथेनियल की पावर इसका उदाहरण थी। ऑफिशियली वह पीआई लेवल पर था, लेकिन उसकी एबिलिटी उसे प्रैक्टिकली 2 रैंक्स ऊपर ले जाती थी, जबकि वह 4 रैंक्स नीचे माना जाता था। लेकिन फिर हम क्या करें? एरन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आखिर हम बच्चे ही हैं। हमारी ट्रेनिंग इतनी नहीं कि मिलिट्री से निकले लोगों से लड़ सकें। हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हम रेड पैलेस के मेंबर्स हैं, एंडरसन ने सख्ती से कहा। और हम ही हैं जिन्हें पता है कि हो क्या रहा है। हमें कुछ करना होगा, क्योंकि हम पुलिस से कांटेक्ट नहीं कर सकते, और एम्बर्ट के पिता को बताकर हमने पहले ही बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। यह कहते हुए उसने एरन की तरफ देखा, फिर एरिक की ओर मुड़ा, मानो उसकी सहमति चाहता हो। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, एरिक बोला, लेकिन हमें रियलिस्टिक रहना होगा। अगर हम गए तो हम में से कुछ मर सकते हैं, और चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं पेसिमिस्टिक नहीं बनना चाहता, पर सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम सब मर भी सकते हैं। अगर सच में करना है तो हमें एक ठोस प्लान बनाना होगा।
अगर हम पुलिस को कांटेक्ट करें तो, मार्था ने सुझाव दिया। शायद उनके पास अभी लोग अवेलेबल हों और वे तुरंत वहां पहुंच सके। एरिक ने सिर हिलाया। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं कि वे गड़बड़ करके होस्टेजेस को मरवा सकते हैं। असली समस्या ये है कि हम पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अंदर मोल्स हो सकते हैं और नथानियल के पिता ने अब तक जो किया है उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि हैं। तो फिर क्या? एम्बर ने गंभीर चेहरा बनाए पूछा। हमें खुद ही कदम उठाना होगा, एंडरसन बोला। हमें होस्टेजेस को रेस्क्यू करना होगा। एरिक हिचक रहा था, लेकिन अगर यही उसके दोस्तों का फैसला था तो वह सिर्फ उन्हें सपोर्ट ही कर सकता था। कैसे? मार्था ने धीमी आवाज में पूछा। सौभाग्य से उसके माता पिता किसी और शहर में थे और वे टारगेट्स भी नहीं थे, इसलिए वह थोड़ी निश्चिंत थी। लेकिन उसके दोस्तों के माता पिता किडनैप्ड थे और वह मदद करना चाहती थी। बेनेडिक्ट भी यही सोच रहा था। एरिक ने गहरी सांस ली। दिमाग में योजनाएं दौड़ने लगीं। सबसे पहले हमें रेड लोटस लाउंज जाना होगा, वहीं उन्हें रखा गया है। लेकिन अंदर घुसेंगे कैसे? एरन ने पूछा। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, एरिक बोला। लेकिन इसमें लड़ाई शामिल होगी और शायद मर्डर भी, और बाहर निकलने के लिए हमें लड़ते हुए ही रास्ता बनाना पड़ेगा, 100%। कमरे में सन्नाटा छा गया। एरिक की बातों का बोझ सब पर साफ था। उन्हें पता था कि यह बेहद खतरनाक है, लेकिन यही एक रास्ता भी था। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी वह थी दूसरे इंसानों को मारने का ख्याल। उन्हें मालूम था कि एक दिन आर्मी में जाकर ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी यह सोच ही रोंगटे खड़े कर रही थी। मर्डर? फ्लॉयड बोला। यार, यह आसान चीज नहीं है। उसने एंडरसन की तरफ देखा। वह अपने पुराने दोस्त के लिए दुखी था, लेकिन खुद अंदर से बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे पता है, एंडरसन ने कहा, आवाज में सख्ती थी। लेकिन और ऑप्शन क्या है? अपने दोस्तों और परिवार को मरने देना? शांत हो तुम लोग, एरिक ने कहा। हम किस्मत वाले थे कि हमारी ज्यादातर फैमिलीज माम्बस की पकड़ से बाहर रहीं, एंडरसन ने आगे कहा। लेकिन माइकी और मेरी फैमिलीज नहीं बची, और ब्रिटनी, एडम और बाकी सबकी फैमिलीज भी वहां हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वे अकेले रेड लोटस लाउंज जाएंगे और शायद अपने पेरेंट्स के साथ मारे जाएंगे। हमें कुछ करना ही होगा। मुझे पता है, लेकिन बस बहुत हो गया। एरिक की आवाज अचानक भारी और कमांडिंग हो गई। उसका लहजा इतना असरदार था कि ग्वेन भी चुप हो गई। वह एरिक को देख रही थी और समझ रही थी कि इन महीनों में वह कितना बदल गया है। वह अब वो डरपोक और शर्मीला लड़का नहीं रहा था। उसमें अब एक लीडर की ऑरा थी। फ्लॉयड ने सबसे पहले बोला, यह पागलपन है एंडरसन, बुरा मत मानना, लेकिन हम एक माफिया ग्रुप से कैसे निपटेंगे? बेनेडिक्ट ने भी जोड़ा, हाँ, हम आखिर 15 साल के बच्चे ही हैं। इनके सामने हमारी कोई एक्सपीरियंस नहीं, उनकी ताकत अलग। एम्बर ने फ्लॉयड के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है डर लग रहा है, लेकिन एंडरसन सही है। हम यूं ही बैठे नहीं रह सकते। कम से कम कोशिश तो करनी ही होगी। एरिक ने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। दिल में उलझे हुए जज्बात थे। अगर एम्बर जाने का फैसला करती तो वह उसे रोक नहीं पाता, और वह खुद उसे अकेले जाने देने वाला भी नहीं था। अधिकांश लोग जाने के पक्ष में थे और आखिरकार एरिक को मानना पड़ा। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, हम जाएंगे। ग्वेन बोली, अगर सच में मदद करनी है तो स्मार्ट होना पड़ेगा। हमें ऐसा प्लान बनाना होगा जो काम करे। फ्लॉयड ने लंबी सांस छोड़ी। मैं कावर्ड नहीं हूं, मैं मदद करना चाहता हूं, बस नहीं चाहता कि कोई और घायल हो। अगर इन लोगों ने कार्ल और नताशा को बिना हिचक मार दिया तो हमारे साथ नरमी क्यों बरतेंगे? बेनेडिक्ट ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे भी वही विचार हैं। हमें हर हाल में सबकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी होगी। एम्बर ने एरिक की तरफ देखा। कोई आइडिया है? एरिक ने थोड़ी देर सोचा। हमें स्ट्रेटेजिक होना होगा। अंधाधुंध घुसने का कोई फायदा नहीं। पहले लोकेशन, गार्ड्स की संख्या, सब गैदर करेंगे, फिर प्लान बनाएंगे। फ्लॉयड ने संदेह से पूछा, इतनी जानकारी आएगी कहां से? आई स्टिल हैव द हैकर आई सेंट टू स्पाई ऑन मैथ्यू, एरिक बोला। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? एंडरसन ने पूछा। अगर पैसे दिए जाएं तो हाँ, ने जवाब दिया। असल में कोई हैकर नहीं था। वह बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से ही सब देख रहा था। बेनेडिक्ट ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन सावधान रहना होगा। जरूर, एरिक ने कहा। उसने माइकी और एंडरसन की तरफ देखा और दृढ़ता से बोला, हम अपने दोस्तों को अकेले रिस्क लेने नहीं देंगे। एंडरसन ने कहा। एरिक ने बस सिर हिलाया। तो हम सब अग्री हैं कि मदद करनी है और पहले इंटेल इकट्ठा करना है, ग्वेन ने कहा।
लेकिन उसके बाद वह सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, एरिक बोला। हमें इससे ज्यादा चाहिए अगर सच में रेस्क्यू करना है। मुझे पता है, एरिक ने कहा। मैं उस आदमी से कांटेक्ट करता हूं, थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर एरिक कमरे से बाहर गया गया और एक फेक फोन कॉल किया। असल में उसे बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से बात करनी थी। सिस्टम, मुझे रेड लोटस लाउंज से कनेक्ट करो। हर रूम की तस्वीरें लो, अंदर कितने लोग हैं पता करो, पूरी जगह का मैप बनाओ और सब कुछ मेरे स्मार्टफोन पर भेज दो। Understood. Connecting to the Red Lotus Lounge's security system, scanning the place. 71 people found inside. 21 appear to be hostages. Map, photos, and videos uploaded to the host's smartphone. सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। एरिक ने फुटेज देखा और नोटिस किया कि एरन की मां किडनैप्ड लोगों में नहीं थी। ये अच्छी खबर थी। मैं अभी ये जानकारी लेकर वहां नहीं जा सकता। बाद में फेक करना होगा कि अभी मिली है। इतना सोचकर एरिक वापस अंदर आ गया। ठीक है, मैंने उससे बात कर ली है, उसने कहा। 5 मिनट में सब भेज देगा। अच्छा, फ्लोइड बोला, लेकिन हमें बाकी स्टूडेंट्स को भी बताना होगा। शायद उन्हें भी कॉल्स आए हों और वे अपने पेरेंट्स को बचाने अकेले दौड़ पड़े। ये नहीं होने देना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी, एम्बर बोली। 5 मिनट बीते और एरिक ने फेक नोटिफिकेशन दिखाया। लगता है हमारे पास सब कुछ है, उसने कहा। कुल 50 लोग हैं और 21 हॉस्टेजेस, जिसमें एंडरसन और माइकी के पेरेंट्स भी शामिल हैं। एरन की मां का कोई ट्रेस नहीं है। एरन ने राहत की सांस ली और बाकी लोगों ने उसे आश्वस्त नजरों से देखा। लेकिन एंडरसन और माइकी साफ तौर पर टूटे हुए थे। उनके पेरेंट्स अभी भी हॉस्टेज थे। चिंता मत करो, एरिक ने कहा। हम इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और एम्बर के पिता की स्क्वाड भी देर सबेर मदद को आएगी। लेकिन हमें मूव करना होगा 1 घंटे के अंदर। इमेजेस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हॉस्टेजेस को बचाने का चांस है। सबने हैरानी से एरिक की तरफ देखा। सच? माइकी ने पूछा। हाँ, क्लब के पीछे एक डोर है जो सीधे उस कॉरिडोर से जुड़ा है जहां होस्टेजेस रखे हैं। प्रॉब्लम यह है कि दरवाजे पर 4 गार्ड्स हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक वे बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर सही तरीके से खेले तो उन्हें हैंडल किया जा सकता है। डर यह है कि कहीं वे अंदर अलर्ट न कर दें। तो प्लान क्या है? बेनेडिक्ट ने पूछा। मैं हैंडल करूंगा, एरिक बोला। प्लान सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। जिनकी फैमिलीज किडनैप नहीं हुई, मैं, एम्बर, फ्लोइड, ग्वेन, बेनेडिक्ट और मार्था, हम गार्ड्स को हैंडल करेंगे और हॉस्टेजेस को निकालेंगे। बाकी लोग और टॉप स्टूडेंट्स मेन रूम में टाइम स्टॉल करेंगे। हम सब चुपके से क्यों नहीं घुसते? फ्लोइड ने पूछा। क्योंकि अगर हमें देख लिया गया तो 50 लोग हम पर टूट पड़ेंगे, एरिक ने समझाया। डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई होगा तो हालात अलग होंगे। और अगर वे हमें वहीं मार दें? एंडरसन ने पूछा। वह पॉसिबिलिटी है, एरिक बोला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वही होगा। मैथ्यू की हालत तुमने नहीं देखी, मैंने देखी है। वह रैंट करेगा, बातें बनाएगा, तुम्हारी मौत को सेवर करने के लिए। अगर तुम्हारी बात सच है तो हमारे पास वाकई एक चांस है, एंडरसन ने कहा, ठुड्डी पर हाथ रखते हुए। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग मैथ्यू और उसके आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे वे बहुत बड़े खतरे में होंगे। जब वे हम पर हमला करेंगे तब हम क्या करेंगे? उसने आगे पूछा। लड़ोगे? एरिक ने बिना हिचक कहा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें लोगों को मारने के लिए तैयार रहना होगा। एरिक की यह बात सुनते ही उसने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरों पर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। डर और चिंता साफ झलक रही थी और उनकी नजरें बेचैनी से इधर-उधर घूम रही थी। मार्था की आवाज घबराहट से कांप रही थी। एम्बर की आंखें आंसुओं से भरी थी। एरन के चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन चिंता भी साफ थी। माइकी पूरी तरह हिला हुआ लग रहा था। ग्वेन का चेहरा तनाव से सख्त हो गया था और एंडरसन चुप था, लेकिन उसका तनाव साफ दिखाई दे रहा था। फ्लोइड और बेनेडिक्ट के हाव भाव में गहरी चिंता थी। उनकी बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। हालात की गंभीरता सब पर भारी पड़ रही थी और वे जानते थे कि रिस्क बेहद ज्यादा है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, एंडरसन ने अचानक कहा, मानो उसने अभी अभी कोई फैसला लिया हो। अगर वहां दूसरे लोग नन होते तो मैं सबको उड़ा देता, उसने जोड़ा। हाँ, वो एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, एरिक ने जवाब दिया। अगर हम सबको बाहर निकालने में कामयाब हो जाएं, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन तब तुम खुद बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम ट्रेन्ड लोगों के सामने ज्यादा देर टिक पाओगे। TSK। फिर भी अगर प्लान जैसा सोचा है वैसा चला तो बाकी लोग और मैं जल्दी वहां पहुंच जाएंगे।
हमें 50 लोगों का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि हम सबको बचा पाएंगे या नहीं, लेकिन कम से कम हम में से कुछ लोग बाहर निकल सकेंगे। एरिक ने सबकी आंखों में देखा। सच कहें तो उसे बाकी टॉप स्टूडेंट्स या हॉस्टेजेस की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एंडरसन और माइकी की फैमिलीज और अपने दोस्तों की सेफ्टी की चिंता थी। लेकिन अगर वह ऐसा कह देता तो सब उसे गलत समझते। मैं तुम सबसे ये पूछना चाहता हूं, एरिक ने कहा। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? फिर से कह रहा हूं, सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि केडन की टीम का इंतजार किया जाए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एम्बर ने कहा। अगर हम अभी नहीं गए तो सारे हॉस्टेजेस मारे जाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं, माइकी ने अचानक कहा। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था, हमें बाकी स्टूडेंट से कांटेक्ट करना होगा। उन्हें सिचुएशन बतानी होगी और अपना प्लान शेयर करना होगा। बिल्कुल। समूह की हालत अजीब थी। डर, चिंता, दृढ़ता और घबराहट सब कुछ एक साथ। एंडरसन हर कीमत पर कुछ करने को तैयार था, लेकिन उसका तनाव उसके चेहरे पर साफ था। एरिक जब खतरों और लड़ाई की बात कर रहा था, तो हालात की गंभीरता और भी भारी लगने लगी। एंडरसन का सबको उड़ा देने वाला बयान दिखा रहा था कि स्टेक्स कितने ऊंचे हैं। प्लान बेहद रिस्की था और वे सब जानते थे। लेकिन वे ये भी जानते थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। डर और अनिश्चितता के बावजूद उन्हें तेजी से और निर्णायक तरीके से कदम उठाना ही था। एंडरसन की दृढ़ता और एक्शन की पुकार ने सबको एकजुट कर दिया। सबने मान लिया कि बाकी स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करना और प्लान साझा करना जरूरी है। ये अंधेरे और खतरनाक हालात में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वही काफी थी। एम्बर और बाकी लोग तुरंत फोन करने लगे। समय बेहद कीमती था और अगर उन्हें अपने प्रियजनों को बचाने का कोई भी चांस चाहिए था, तो उन्हें फौरन एक्ट करना था। एम्बर ने फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स के बाद किसी ने उठाया। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और कुछ ही मिनटों में सबको यहां आने के लिए कह दिया गया। लुइसा रास्ते में है, एडम भी, फ्लोइड ने जोड़ा। अच्छा, एरिक ने कहा। एम्बर, जल्दी से टैक्सीज बुलाओ ताकि हम सबसे कम टाइम में रेड लोटस लाउंज पहुंच सकें। क्या हम डैड से नहीं कह सकते? अगर कहा तो वह हमें रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा और तुरंत वैसा ही करने लगी। इस बीच एरिक ने कहा और रेड लोटस लाउंज की इमेजेस सबके फोन्स पर भेज दी। बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स देखो। सबने अपने फोन्स उठाए। जैसा कि तुम देख सकते हो, एरिक ने मैप देखते हुए समझाया, प्लेस इस तरह बांटा है। एक मेन रूम है, डांस रूम, जो सबसे बड़ा है। बाईं तरफ किचन है और वहां से और कई दरवाजों से एक कॉरिडोर में पहुंचा जा सकता है, जहां कई छोटे रूम्स हैं। इंटेल के मुताबिक ज्यादातर रूम्स वीआईपी हैं, लेकिन ऑफिसेज, स्टोरेज रूम्स और दूसरे कमरे भी हैं। इसका मतलब है कि वहां और लोग हो सकते हैं, शायद गार्ड्स। डांस रूम के दूसरी तरफ 5 बड़े वीआईपी रूम्स हैं, लेकिन इस समय वे खाली हैं। एग्जिट बिल्डिंग के साउथ में है और बैक एंट्रेंस नॉर्थ में। लेआउट याद रखना, एस्केप के लिए यह बहुत जरूरी है। सबने सिर हिलाया और एरिक की जानकारी पर भरोसा जताया। हॉस्टेजेस इस रूम में है, एरिक ने ब्लूप्रिंट पर जगह दिखाते हुए कहा। गार्ड्स यहां और यहां है, जबकि मेन फोर्स डांस रूम में है। फुटेज के मुताबिक हॉस्टेज रूम के अंदर 3 गार्ड्स हैं, लेकिन अगर तेजी से किया जाए तो हम उन्हें संभाल सकते हैं। उसी पल अपार्टमेंट के दरवाजे पर नॉक हुई। शायद लुइसा है, एम्बर ने कहा और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुलते ही सामने लुइसा जमोरा, एडम बॉन्ड और डेरेक मॉन्टगमरी खड़े थे। अंदर आओ, एम्बर ने कहा। तीनों अंदर आए। बैठते ही उन्होंने कमरे का तनाव महसूस किया। वही दबाव, वही डर कि अगर वे रेड लोटस लाउंज नहीं गए तो उनके प्रियजन मर जाएंगे, और अगर गए तो शायद वे खुद ही न लौट पाए। तो आखिर चल क्या रहा है? डेरेक ने घबराई आवाज में पूछा। हाँ, लुइसा ने जोड़ा। मुझे भी फोन आया कि रेड लोटस लाउंज जाना होगा, वरना मेरी मां मारी जाएगी। मैंने घर फोन किया, लेकिन भाई ने कहा कि मां घर पर नहीं है, और उसने फोन भी नहीं उठाया। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही है, एरिक ने जवाब दिया। एंडरसन और माइकी के पेरेंट्स भी किडनैप्ड हैं, और थॉर्टन हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की फैमिलीज में से कई लोग। लुइसा, एडम और डैरव ने हैरानी से एरिक को देखा। मैंने तुमसे नहीं पूछा, प्लांट हगर, लुइसा ने तीखे और गुस्से भरे लहजे में कहा। उसे पता था कि एरिक अब पहले से मजबूत है, लेकिन हाई स्कूल के दिनों की छवि अब भी उसके दिमाग में थी। वह रेड पैलेस की इनर रैंकिंग पर ध्यान नहीं देती थी, और उसे मालूम नहीं था कि एरिक असल में सबसे ताकतवर है।
अगर मैं होता तो उससे इस तरह बात नहीं करता, एंडरसन ने कहा। क्यों? लुइसा ने पलटकर कहा। और वैसे भी ये यहां कर क्या रहा है? ये किस तरह की मदद कर सकता है? वह हम सब में सबसे मजबूत है, एम्बर ने अचानक कहा। क्या? क्यों? मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, एम्बर ने कहा। इसने एंडरसन को इनर रैंकिंग फाइट में हराया और उसकी जगह ली। ये यहां सबसे स्ट्रांग और हाईएस्ट रैंक्ड है। तीनों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एम्बर और एंडरसन की बातों, सबके रवैये और एरिक की ऑरा को देखकर वे उसे गंभीरता से लेने लगे। फिर भी लुइजा अंदर से अब भी नाराज थी। एरिक रोमानो, प्लांट हगर, सोसाइटी का एक बेकार मेंबर जो किस्मत से आगे बढ़ा और स्कूल ने जिसे बेवजह नर्चर किया। कोई जो रेड पैलेस में ऐसे पहुंचा जैसे सब पहले से तय हो। ठीक है, लुइसा ने अचानक कहा। तो अब बताओ, आखिर चल क्या रहा है? एरिक ने गहरी सांस ली और पूरी सिचुएशन डिटेल में समझानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे मैथ्यू ने बदला लेने के लिए उनके पेरेंट्स को किडनैप किया, अपने बेटे की मौत के कारण। मैथ्यू को यह नहीं पता था कि नेथानियल को किसने मारा, लेकिन शक के आधार पर वह उसके एनिमीज और राइवल्स को सजा देना चाहता था। लुइसा, एडम और डेरक डर के साथ सुनते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ उनके और उनकी फैमिलीज के साथ हो सकता है। हालात की गंभीरता सब पर भारी थी और वे जानते थे कि अगर हॉस्टेजेस को बचाना है तो उन्हें तुरंत एक्ट करना होगा। तो प्लान क्या है? एडम ने बेचैनी से पूछा। ये हम तब डिस्कस करेंगे, एरिक ने कहा, जब बाकी सब भी यहां पहुंच जाए। ओके, तुम जब चाहो अंदर जा सकते हो, एरिक ने एंडरसन से कहा। ठीक है, गुड लक, एरिक। हाँ, तुम्हें भी लक। इतना कहकर एरिक ने कॉल बंद की और अपने दोस्तों की तरफ देखा। ऑलराइट गाइस, वो लोग अंदर जा रहे हैं। हमें एक्शन लेने से पहले कुछ मिनट वेट करना होगा। बाकी सब ने सिर हिला दिया। एरिक एक डंपस्टर के पीछे झुककर बैठ गया। उसकी नजर रेड लोटस लाउंज के बैकडोर पर टिकी हुई थी। पिछली बार के मुकाबले इस बार जगह खामोश थी, खतरनाक तरीके से खामोश। लेकिन गार्ड्स की संख्या कहीं ज्यादा थी। एरिक और बाकी सबका ध्यान उन 4 गार्ड्स पर था जो बैकडोर के सामने तैनात थे। चारों भारी भरकम आदमी थे, मुंडे हुए सिर, मोटी बाहों पर टैटूज। एरिक इस टाइप को पहचानता था, मसल फॉर हायर, आमतौर पर अनवांटेड लोगों को बाहर रखने के लिए। लेकिन आज वो किसी और वजह से यहां थे। एम्बर ने एरिक के कंधे के ऊपर से झांका, उसकी उंगलियां चाकू को कसकर पकड़े हुए थीं। हम कब जाएंगे? उसने फुसफुसाकर पूछा। जल्द, एरिक ने जवाब दिया। लेकिन जाने से पहले मैं तुम सबसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं। अंदर घुसने के लिए हमें कम से कम गार्ड्स को नॉक आउट करना पड़ेगा। लेकिन साफ है कि सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि हमें उन्हें मारना पड़े। क्या तुम रेडी हो? मुझे नहीं लगता मैं कभी रेडी हो पाऊंगी, एम्बर ने कहा। लेकिन हमें करना ही होगा। एरन ने दृढ़ नजर के साथ जोड़ा। उसकी मां हॉस्टेजेस में नहीं थी, ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। फिर भी उसे अब तक उससे कोई खबर नहीं मिली थी और वो बेचैन था। बेनेडिक्ट ने उंगलियां चटकाई, चेहरे पर चालाक सी मुस्कान। मैं तो हमेशा चैलेंज के लिए रेडी रहता हूं, वरी मत करो। ग्वेन हमेशा की तरह कंपोज्ड रही। अंदर जाकर मिलिट्री में सूनर और लेटर हमें यह सब करना ही होगा। मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक गहरी सांस के साथ सबने एक साथ सिर हिलाया और अपनी पोजीशंस ले ली। वो प्रिसिजन और पर्पस के साथ आगे बढ़े, टीम की तरह ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए। गार्ड्स डीले से सर्कल में खड़े थे, सिगरेट्स पीते और बातें करते हुए। दिखने में रिलैक्स थे, लेकिन एरिक जानता था वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। अचानक एक गार्ड सख्त हो गया, जैसे किसी आवाज पर कान लगाया हो। बाकी भी चौंकने हो गए, शैडोज को स्कैन करने लगे। एरिक ने सांस रोक ली। उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैक करो, अंदर बाहर की सारी कैमरास हाईजैक करो और लूप वीडियोस भेजो। कोई रिकॉर्डिंग भी न होने देना। अंडरस्टूड। डिवाइसेस से कनेक्ट किया रहा है। कनेक्शन कंप्लीट। डिवाइसेस हैक्ड। अब एरिक को यकीन था, जो सीधे देखेंगे उनके अलावा कोई उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। टीम कवर के पीछे पीछे आगे बढ़ी, लेकिन जल्द ही एक छोटा सा वॉल आ गया। अब क्या? हम और गार्ड्स के बीच बहुत गैप है, टाइम पर अटैक नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने हैकर को मैसेज भेज दिया है। उनकी कॉम्स पहले ही डाउन है, तो हमें कुछ मोमेंट्स मिलेंगे, लेकिन वो फिजिकली अंदर जाकर आवाज से वार्निंग दे सकते हैं। एरिक ने ठंडी आंखों से कहा। बाकी सबने एरिक का ये साइड पहले कभी नहीं देखा था। वो बदल चुका था, ज्यादा कॉन्फिडेंट, लेकिन ये कुछ और ही था। लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में इतना कॉम, मर्डर की बात इतनी सहजता से, जैसे वो इसका आदी हो।
ये उन्हें थोड़ा डराने वाला लगा। एम्बर, एरिक ने उसे देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारा गैस चाहिए। इससे हमें टाइम मिलेगा और हमारी एडवांस कवर होगी। बस इतना क्रोसिव मत बनाना कि हमें काउंटर करने में बहुत मैना वेस्ट करना पड़े। ठीक है, एम्बर ने कहा। तुम कर सकती हो, ग्वेन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। एम्बर ने क्रोसिव गैस रिलीज करनी शुरू की। वो सेमी ट्रांसपेरेंट थी, धीरे धीरे गार्ड्स के आसपास फैलने लगी। शुरू में उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही उन्हें इचिंग होने लगी, पहले हल्की, फिर अनबेरेबल। फिर एक गार्ड ने कोने से कुछ मूवमेंट देख लिया। वो घूमते हुए वेपन की तरफ बढ़ा। उसी पल एरिक छपटा, कुछ ही सेकंड में, और अपनी फ्लाइसर गार्ड की गर्दन में उतार दी। सब कुछ पलक छपकते हुआ। हॉस्टाइल इंडिविजुअल किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%, मैना सक्सेसफुली अब्सॉर्ब्ड। Converting procedure starting. 3, 2, 1, 0 mana successfully converted into experience. 900 experience points awarded to the host. बाकी guards तुरंत react कर गए, weapons निकालकर एरिक पर टूट पड़े। उसी वक्त बेनेडिक्ट, एरन, फ्लॉयड और ग्वेन भी कूद पड़े। मार्था ने एम्बर को प्रोटेक्ट किया और डिस्टेंस से अटैक किया, फॉग बनाते हुए जो उन्हें अनवांटेड नजरों से ढक रही थी। बैक एली में chaos और वायलेंस फैल गया। एक गार्ड मर चुका था, बाकी 3 जिंदा थे और पूरी ताकत से लड़ रहे थे। एरिक ने पहले गार्ड का वार रोका और काउंटर किया। गार्ड लड़खड़ाया, फिर संभलकर फिर से झपटा। ग्वेन ने मैना आर्मर समन किया, नीली चमकती एनर्जी, जिसने दूसरे गार्ड की तलवार को रोक लिया। उसने पंच मारा, गार्ड बच गया, लेकिन फ्लॉयड ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। एरन ने कोरोसिव स्लाइम की गेंद बनाई और बेनेडिक्ट के ओपोनेंट पर फेंकी। गार्ड ने तलवार से उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर वो आगे झपटा। एरिक ने फिर वार रोका, दांत भींचते हुए हमला किया, इस बार हल्का सा घाव देने में कामयाब रहा। ग्वेन और फ्लॉयड ने कोऑर्डिनेशन में लड़ाई की। गार्ड उनसे फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन उनकी टेक्निक्स, स्किल्स और टीम वर्क ने उन्हें जिंदा रखा। एरन की कोरोसिव स्लाइम ने गार्ड्स के कपड़े जला दिए, उनके पैरों को भी, जिससे थोड़ी एडवांटेज मिली। फिर भी साफ था, एम्बर और मार्था के बिना यह फाइट आसान नहीं थी। लड़ाई चलती रही। एरिक आगे बढ़ा, उसके मूवमेंट्स ग्रेसफुल और प्रिसाइज थे। गार्ड का वार भारी था। एरिक को अपनी बोन्स रीइंफोर्स करनी पड़ी। उसने वाइड आर्क में वार किया। गार्ड बच गया। They are weaker than I assumed, but still at least 2 ranks above me, एरिक ने सोचा। हमें दूसरों को कांटेक्ट करना होगा। एक गार्ड चिल्लाया। शिट, ये सुनते ही एम्बर और मार्था कूद पड़ी। मार्था बेनेडिक्ट के ओपोनेंट पर टूट पड़ी। एम्बर एरिक की तरफ बढ़ी। नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, ग्वेन की मदद करो, एरिक चिल्लाया। इतने एरोगेंट हो सकते हो? गार्ड ने ताना मारते हुए वार किया। एम्बर, फ्लॉयड और ग्वेन ने मिलकर गार्ड को दबा दिया। उनकी संख्या, स्किल्स और पावर्स के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। एम्बर की फॉग ने उसे जलाया और उसकी साइट भी बिगाड़ दी। दूसरी तरफ मार्था, एरन और बेनेडिक्ट ने अपने ओपोनेंट को घेर लिया। रिस्ट्रेनिंग पावर्स के चलते गार्ड ज्यादा देर नहीं टिक पाया। आखिरकार एम्बर और ग्वेन के सामने वाला गार्ड अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। बेनेडिक्ट की वेपन दूसरे के आर पार चली गई। वो खून बहाते हुए गिर पड़ा। तीसरा गार्ड अभी भी एरिक से लड़ रहा था। एरिक को कई पावर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। माना तेजी से घट रही थी, लेकिन जैसे ही बाकी सब पहुंचे, गार्ड गिर गया। एरिक ने मौका देखा और सीधा वार किया। तलवार गार्ड की छाती में धंस गई। वो हाफता हुआ गिर पड़ा। स्टूडेंट्स हाफते हुए घटना हुई नहीं जीत पाता। इलीट ट्रेनिंग और हायर रैंक्ड ओपोनेंट से लड़ने की काबिलियत ने ही उन्हें बचाया था। Multiple hostile individuals killed. Mana absorbing process starting. 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed. Converting procedure starting. 3, 2, 1, 0 mana successfully converted into experience. 2700 experience points awarded to the host. Level up. सब ठीक हो? एरिक ने पूछा। बाकी सब जोर-जोर से सांस ले रहे थे। गार्ड्स आमतौर पर न्यू अलेक्जेंड्रिया के किसी एवरेज एडल्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और शुरुआत में ही एक को मार देना उनकी किस्मत थी। फिर भी फाइट आसान नहीं थी। असल में वो लोग ज्यादा अपनी न्यूमेरिकल एडवांटेज की वजह से जीते थे। मैं ठीक हूं, एम्बर ने कहा। हाँ, मैं भी। बाकी सबने भी सिर हिलाया। कोई भी फिजिकली इंजर्ड नहीं था, लेकिन उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि मेंटली वो ठीक नहीं थे। ग्वेन और एरन दीवार के पास खड़े हाँफ रहे थे, पसीने से भीगे हुए।
गार्ड्स के साथ हुई ब्रूटल फाइट के बाद एड्रेनलिन धीरे धीरे उतर रहा था और अब उन्हें अपने किए का पूरा वेट महसूस हो रहा था। बाकी सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ग्वेन दीवार से टिककर खड़ी थी। उसकी आंखें फैली हुई थीं और इधर उधर भाग रही थीं, जैसे किसी और अटैक की उम्मीद हो। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, कंधे तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। जो ग्वेन हमेशा काम और कंपोज्ड रहती थी, उसे इस हालत में देखना एरिक को अजीब लग रहा था। उसकी नॉर्मली शार्प और चालाक आंखों में अब अंधेरा और डर साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ एरन सरप्राइजिंगली शांत था। शायद उसके पिता की हालिया मौत और मां को किडनैप करने की कोशिश ने उसे इमोशनली नम कर दिया था। फिर भी एंजाइटी के साइंस साफ थे। वो लगातार अपने हाथ रगड़ रहा था। सांस भारी थी और मेहनत की वजह से उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था। एरिक खुद उस गार्ड के सामने खड़ा था जिससे वो अभी तक लड़ रहा था। उसकी तलवार अभी भी उसके हाथ में थी। फाइट खत्म होने की राहत थी, लेकिन दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उसके दोस्त साथ न होते तो वो ये फाइट हार चुका होता। उसकी नजरें लगातार आसपास घूम रही थी, हर आवाज, हर मूवमेंट पर अलर्ट। अभी काम बाकी है, एरिक बोला। हमें अंदर जाना है, हॉस्टेजेस को छुड़ाना है, फिर जल्दी से बाकी लोगों की मदद के लिए निकलना है। हाँ, एरन ने कहा। तभी एक धीमी सी फीमेल आवाज आई। हमने अभी अभी किसी को मार दिया। ये मार्था थी। वो स्वभाव से बहुत सॉफ्ट थी, इसलिए सब जानने के बावजूद वो इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थी। calm डाउन मार्था, बेनेडिक्ट ने कहा। ये बेसिकली सेल्फ डिफेंस था। अगर हम फाइट न करते तो वो हमें मार देते। हालांकि सच ये था कि अटैक पहले उन्होंने ही किया था। एरिक आगे बढ़ा और ठंडी आंखों से मार्था को देखा। मार्था, हमें ऐसा करना ही था। याद रखो, हमारे दोस्त इसी बिल्डिंग के अंदर हैं, शायद अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम यहां क्रिमिनल्स की मौत पर सोचकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खुद को संभालो। एरिक, एम्बर लगभग चिल्ला पड़ी। ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, एरिक, थोड़ा रिलैक्स करो, फ्लोइड ने भी कहा। बेनेडिक्ट ने मार्था को गले लगा लिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, उसने उसके कान के पास फुसफुसाया। मे बी, एरिक ने कहा, लेकिन हमें अंदर जाना है और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना है। टाइम नहीं है। बाकी सब एरिक को कंफ्यूज्ड नजरों से देख रहे थे। वो इतना कॉम कैसे रह सकता है? सिस्टम सिक्योरिटी कैमरास की लाइव फुटेज भेजो। मुझे जानना है गार्ड्स कहां हैं। अंडरस्टूड। लाइव स्ट्रीम यूजर की ब्रेन में सेंड किया जा रहा है। अब एरिक को अंदर की पूरी सिचुएशन साफ दिख रही थी, लेकिन उसका फोकस अपने हिस्से के काम पर था। उनके सामने का दरवाजा उन्हें बिल्डिंग के कुछ रन डाउन हिस्सों से होते हुए ले गया। एक लेफ्ट टर्न, फिर एक राइट, और वो उसी कॉरिडोर में आ गए जहां एरिक पिछली बार आया था। यह भी साफ था कि हॉस्टेज रूम के अंदर मौजूद 3 गार्ड्स के अलावा बाकी सारे गार्ड्स मेन हॉल में थे, डांस फ्लोर वाले हिस्से में। इसका मतलब था कि वो बिना रोक टोक आगे बढ़ सकते थे। ऑलराइट, रास्ता क्लियर है। हम बिना डिस्टर्ब हुए हॉस्टेज रूम तक पहुंच सकते हैं, चलो। हल्की झिझक के बावजूद एरिक और बाकी सब रेड लोटस लाउंज के अंदर फिसलते हुए दाखिल हुए। अंधेरी कॉरिडोर्स में तेज लेकिन शांत कदमों से चलते हुए। मेन हॉल से दूर दूर तक आवाजें आ रही थीं, लोगों की बातें। शायद मैथ्यू अपना यूजुअल मेल्टडाउन कर रहा था और एंडरसन से बहस कर रहा था। लेकिन डांस फ्लोर के पीछे की हॉलवेज पूरी तरह सुनसान थी। हवा में अजीब सी खुशबू थी, एग्जॉटिक स्पाइसेस की और वॉइसेस की धीमी गूंज। जैसे जैसे वो हॉस्टेज रूम वाले कॉरिडोर की तरफ बढ़े, डेकोर अचानक बदल गया। ज्यादा ऑप्युलेंट, ज्यादा लैविश। दीवारों पर गहरे स्कारलेट रेड रंग के वेलवेटी कर्टन्स लटके थे, जो जगह को एक सोफिस्टिकेटेड फील दे रहे थे। नीचे रेड कार्पेट बिछा था, जिसमें गोल्डन एक्सेंट्स बुने हुए थे। लाइटिंग डिम थी। ऑर्नेट लैंप्स और चैंडलियर से आती नरम, सुनहरी रोशनी हर चीज पर इथेरियल ग्लो डाल रही थी। दीवारों के साथ साथ कार्व्ड वुडन डोर्स की एक लाइन थी। लग्जरी के बावजूद खतरा हर कोने में महसूस हो रहा था। सबके सेंसेस तेज थे, मसल्स टेंस, किसी भी पल एक्शन के लिए रेडी। ये जगह रिडिक्युलस है, एरन ने बुदबुदाया। सिचुएशन के बावजूद फ्लोइड थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। मुझे तो पसंद आ रही है, पैलेस जैसा लग रहा है। एरिक ने जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह फोकस था, कैमरास को बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के जरिए लगातार मॉनिटर कर रहा था। उन्हें हॉस्टेज रूम तक पहुंचना था और अगली फाइट के लिए तैयार रहना था। कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए वो कई साइलेंट रूम्स के पास से गुजरे। कोई ड्रंकन पेट्रॉन्स नहीं थे, पिछली बार से बिल्कुल अलग माहौल। फिर कॉरिडोर स्प्लिट हो गया। इधर, एरिक ने फुसफुसाकर बाएं तरफ इशारा किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़े।
जैसे ही कॉर्नर मुड़ा, एरिक का दिल एक पल को रुक सा गया। सामने एक डोर था, डार्क, पॉलिश्ड, रेनफोर्स्ड वुड का। कोई हिंजेस या लॉक्स नजर नहीं आ रहे थे। यही जगह है? एरिक ने धीमी आवाज में कहा। सब तुरंत अलर्ट हो गए और हथियार रेडी कर लिए। अंदर कितने लोग हैं? एरन ने घबराई आवाज में पूछा। हॉस्टेजेस के अलावा सिर्फ 3 गार्ड्स। वो बाहर वालों से कमजोर नहीं होंगे, इसलिए सावधान रहो, एरिक ने कहा। रेडी हो? सबने सिर हिलाया। एड्रेनलिन फिर से चढ़ रहा था। डोर डिजिटली ओपन होता है तो मुझे अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एरिक ने फेक मैसेज भेजने का नाटक किया, जबकि असल में वो सिस्टम से डोर खोलने और रूम की लाइव फुटेज मांग रहा था। सिस्टम, क्या तुम अभी भी उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैम कर रहे हो? आई विल एज सून एज यू स्टेप इन। अगर पहले किया तो गार्ड्स हाई अलर्ट पर चले जाएंगे। गुड जॉब। डोर खोलो और लाइव फुटेज भेजते रहो। मुझे रिएक्ट करने से पहले एक गार्ड को मारना है, इससे हमें एडवांटेज मिलेगा। एरिक ने दोस्तों की तरफ देखा। प्लान सिंपल है। 3 गार्ड्स हैं। डोर खुलते ही मैं सामने वाले को डील करूंगा। तुम लोग मेरे पास से निकलकर बाकी 2 को जल्दी और चुपचाप खत्म करो। रिस्ट्रेन करो, इरोड करो, स्लैश करो, जो भी करना हो। बस तेज और साइलेंट। अगर उन्होंने चिल्लाया, हम डन। हेल्प के लिए बुलाया, हम डन। अगर जोर से फाइट किया तो शायद हम डन। ये मत सोचो कि हम स्ट्रांग हैं। पिछली जीत से वो थर्ड रेट फाइटर्स थे। ऑलराइट। हाँ, ग्वेन ने कहा। अब बस डोर खुलने का इंतजार था। हथियार हाथ में, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। हर सेकंड इटर्निटी जैसा लग रहा था। एम्बर अपना वजन एक पैर से दूसरे पर शिफ्ट कर रही थी। उसकी आंखें डोर और दोस्तों के बीच घूम रही थी। नर्व्स तने हुए थे। डैगर्स पर ग्रिप कसती जा रही थी। एरन एकदम स्टिफ खड़ा था। फिस्ट्स भींचे हुए, नजर डोर पर जमी हुई। दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे। हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। एरिक सबसे आगे खड़ा था, तलवार रेडी, नजर डोर पर टिकी हुई। बाहर से काम, अंदर से उसका दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। फिर दरवाजा धीरे से खुला। एक पल के लिए सबने सांस रोक ली, और अगले ही पल दुश्मन को देखते ही वो आगे कूद पड़े, एक और फियर्स बैटल के लिए तैयार। कौन है? गार्ड्स में से एक ने पूछा। जैसे ही उसे डोर के खुलने की क्लिकिंग साउंड सुनाई दी, वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन में ब्लेड उतर चुकी थी। उसे चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। वो जमीन पर गिर पड़ा और घाव से खून बहने लगा। हॉस्टल इंडिविजुअल किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। जीरत 1%, 5%, 30%, 70%, 100%। मैना सक्सेसफुली अब्सॉर्ब्ड, स्टार्टिंग कन्वर्टिंग प्रोसीजर। 3, 2, 1, 0 मैना सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंस। 900 एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द होस्ट। क्या? गार्ड्स में से एक बोल ही पाया था कि एरिक उस मरे हुए गार्ड के ऊपर गिरते हुए रास्ता खोल चुका था। उसी पल ग्वेन, एम्बर और बाकी सब उसके ऊपर से कूदकर अंदर घुस गए और तुरंत अटैक कर दिया। बेनेडिक्ट ने 2 गार्ड्स में से एक को सीधे सामने से लिया, अपनी मैना वेपन लहराते हुए। ग्वेन ने दूसरे को एंगेज किया। उसका पूरा शरीर मैना आर्मर से ढका हुआ था। बाकी सब भी तुरंत आगे बढ़े, दोनों गार्ड्स को घेर लिया और एक साथ हमला कर दिया। एरन ने ग्वेन और एम्बर की मदद की। उसने स्लाइम का इस्तेमाल करके गार्ड की मूवमेंट रोक दी, जिससे बाकी दोनों उस पर वार कर सकें। ग्वेन ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स से उसे नॉकआउट कर दिया। लेकिन एरिक की गर्लफ्रेंड के हाथ में डैगर्स थे। वो जानती थी कि फिनिशिंग ब्लो उसी को देना होगा। एम्बर का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। आज से पहले वो कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं रही थी, और अब सबका बोझ साथ उस पर आ गिरा। उसे पता था कि क्या करना है, लेकिन जानना और करना दोनों अलग बातें थीं। जब वो अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी, गिल्ट की एक लहर उसके अंदर से गुजरी। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसे अपने और अपने लोगों को बचाना है, तो यही एक रास्ता है। उसके सामने वाला आदमी उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग था और ग्वेन की गर्दन की तरफ वार कर रहा था। एम्बर जानती थी कि वो हेजिटेट नहीं कर सकती। अगर उसने रुककर सोचा, तो उसकी हेजिटेशन उसकी दोस्त की जान ले सकती थी। उसे ऐसा वार करना था जो जान ले ले। लेकिन उसके शरीर का हर हिस्सा किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ था। क्रिस्टल क्रॉस गैंग से लड़ाई अलग थी। तब वो खुद को डिफेंड कर रहे थे, और तब भी असैसिन्स को सीरियसली घायल करना आसान नहीं था। लेकिन अब ये सब उनकी एबिलिटीज के दायरे में था। एम्बर ने गहरी सांस ली, खुद को मजबूत किया।
उसने हथियार उठाया, आंखें बंद की और मन ही मन दुआ की कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। अगले ही पल उसने ब्लेड आदमी की गर्दन में उतार दी। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो गई। उसी समय बेनेडिक्ट, फ्लॉयड और मार्था दूसरे गार्ड से लड़ रहे थे। मार्था ने अपने थॉर्नी वाइन से उसे बांधने की कोशिश की। पूरी तरह सफल नहीं हुई, क्योंकि वो थग उससे ज्यादा स्ट्रांग था और हिलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेनेडिक्ट ने अपना हथियार नीचे की तरफ स्विंग किया और फ्लॉयड ने अपनी एनर्जी नेगेशन पावर से उसकी मूवमेंट और सीमित कर दी। बेनेडिक्ट का ब्लेड उसके बाएं कंधे में घुसा, शरीर को चीरता हुआ सीने के बीच तक पहुंचा। उसके शरीर में बड़ा सा घाव बन गया और अगले ही पल वो ढेर हो गया। पूरा फाइट 15 सेकंड से भी कम में खत्म हो गया। गार्ड्स को नन हेल्प बुलाने का मौका मिला, न चिल्लाने का। मल्टीपल हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100% mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 1, 0 mana successfully converted into experience. Atara saw experience points awarded to the host. Quest complete. New quest, kill Matthew rewards for completion, 2000 experience points, 500 DNA points. Agar mission pura hua, failure penalty, unknown description. Matthew ने तुम्हारे खिलाफ आने की हिम्मत की है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। एरिक के दोस्त कांप रहे थे। उन्होंने अभी अभी और जिंदगियां ली थी। ये बात स्वीकार करना आसान नहीं था। अब तक उनकी जिंदगी आराम, सुरक्षा और सब कुछ तैयार मिलने में गुजरी थी। लेकिन वेन्स में दौड़ता एड्रेनलिन उन्हें इधर उधर देखने की ताकत दे रहा था, और तभी उन्होंने वो देखा। 21 हॉस्टेजेस जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके शरीर अलग अलग पोजीशंस में फैले हुए थे, जैसे उन्हें ड्रग देकर बेहोश किया गया हो और फिर यूं ही फेंक दिया गया हो। एम्बर का दिल डूब गया। होस्टेजेस के चेहरे शांत थे। उनमें उस डर या आतंक का कोई निशान नहीं था जो शायद 1 घंटे पहले उन्होंने महसूस किया होगा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ कपड़ों की हल्की सरसराहट और हॉस्टेजेस की धीमी सांसों की आवाज। नियॉन लैंप्स की डिम लेकिन तेज रोशनी ने कमरे को उजागर कर दिया और बेहोश पड़े लोग और भी ज्यादा हेल्पलेस लगने लगे। उन्हें ड्रग दिया गया था और रैगडॉल्स की तरह जमीन पर छोड़ दिया गया था। कमरा छोटा और तंग था, कोई खिड़की नहीं, कोई नेचुरल लाइट नहीं। दीवारें फीकी बेज रंग की थी, बिना किसी डेकोरेशन के। हॉस्टेजेस अलग अलग कपड़ों में थे, बिजनेस सूट से लेकर कैजुअल वेयर तक। उनकी चीजें, वॉलेट्स, पर्सेस इधर उधर बिखरी पड़ी थी। साफ था कि उन्हें अचानक पकड़ा गया था, सर्च किया गया था और उनकी बिलोंगिंग्स ले ली गई थी। एरिक जानता था कि उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन चाहिए। टीम ने कमरे को जल्दी से स्कैन किया। कुछ भी खास नहीं था, बस बेहोश हॉस्टेजेस और कुछ फर्नीचर। तभी ग्वेन की नजर एक बैग पर पड़ी। आह, समझ गई, इन्हें ड्रग दिया गया है। कैसे पता? बेनेडिक्ट ने पूछा। इस बैग में फ्लूमैज़िनिल भरा है, ग्वेन ने अंदर देखते हुए कहा। यह सब्सटेंस एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बेंजोडायज़ेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आती है, ब्रेन में उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है जो सिडेटिव इफेक्ट देते हैं। तो बस ये देनी है और ये जाग जाएंगे? एरिक ने पूछा। हाँ शायद, ग्वेन ने जवाब दिया। ऑलराइट, इंजरीज चेक करते हैं, एम्बर ने कहा। उन्होंने एक एक करके हॉस्टेजेस को देखा। कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, बस एनेस्थीसिया का असर। किडनैपर्स उन्हें जिंदा और लगभग अनहार्म्ड रखना चाहते थे। तभी एम्बर की नजर एंडरसन के फादर पर पड़ी। वो जमीन पर बेहोश पड़े थे, रस्सियों से बांधे हुए। मिडिल एज्ड आदमी, हल्के ग्रे बाल, नीटली ट्रिम्ड बियर्ड, चेहरे पर झुर्रियां, एक ऐसी जिंदगी की निशानी जिसमें सुख भी था और संघर्ष भी। कपड़े अब भी सलीकेदार थे। ये दिखाता था कि वो अपनी अपीयरेंस की परवाह करते थे। आंखें बंद थीं, सांसें धीमी और स्टेडी। पावरफुल सेडेटिव का असर साफ था। कोई साफ फिजिकल इंजरी नहीं, लेकिन चेहरे पर तनाव था, जैसे किसी बुरे सपने में फंसे हों। मुट्ठियां भींची हुई थी, भौहें सिकुड़ी हुई, शायद उन्होंने रेजिस्ट किया था। फिर ग्वेन ने एक और औरत को पहचाना, माइकी की मां। छोटी कद काठी, नाजुक फीचर्स, हल्के कर्ली ब्राउन बाल, चेहरा एलिगेंट, हाई चीक बोन्स और पतली नाक। बेहोशी में भी एक क्वाइट स्ट्रेंथ झलक रही थी। वो जमीन पर लेटी थी, सांस शैलो लेकिन स्टेडी, चेहरा शांत, जैसे बस सो रही हो। तुम्हें क्यों लगता है कि इन्हें एनेस्थेटाइज किया गया? सिंपल, एरिक ने कहा। पैसे या टेक्नोलॉजी से इतने लोगों को बांध कर रखना उनके बस की बात नहीं। वो काम गवर्नमेंट या बड़े इंस्टीट्यूशंस का होता है।
एक चीज है बिल्डिंग खरीदना और उसे लैविश बनाना, दूसरी चीज है गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी या बैरियर मास्टर्स खरीदना। मेक सेंस, फ्लोयड ने कहा। एरिक ने बैग की तरफ देखा। मैथ्यू के लोग इन्हें जगाने के लिए तैयार थे। क्या कोई इंजेक्शंस दे सकता है? मार्था बोली, मैं अक्सर अपनी मां को इंजेक्शंस देती हूं, वो बीमार रहती हैं। गुड, देन शॉट्स दो और यहां से निकलने की तैयारी रखो। मार्था ने फ्लूमिजनिल की वायल्स निकाली, सिरिंजेस तैयार की। उसने डोसेज और एक्सपिरेशन डेट ध्यान से चेक की। कमरा अर्जेंसी और टेंशन से भरा हुआ था। नीडल्स के स्किन में जाने की हल्की आवाज और मेडिसिन के इंजेक्ट होने की साउंड गूंज रही थी। धीरे धीरे हॉस्टेजेस हिलने लगे। होप और रिलीफ हवा में फैलने लगे। मार्था पूरी तरह फोकस्ड रही, हर हॉस्टेज पर ध्यान देती हुई, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब सेफली जागे। टीम मिलकर काम कर रही थी और पहली बार इस नरक जैसी रात में उन्हें लगा कि शायद सब ठीक हो सकता है। एरिक और बाकी सब तनाव भरी खामोशी में बैठे रहे, देखते हुए कि कैसे होस्टेजेस धीरे धीरे होश में आने लगे। उनके शरीर हिले, पलकें फड़फड़ाईं और आंखें खुलते ही उलझन और डर साफ दिखने लगा। कुछ ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, जबकि कुछ वैसे ही पड़े रहे, हालात समझने की कोशिश करते हुए। जैसे जैसे होश लौटता गया, भ्रम और डर बढ़ता गया। वे इधर उधर देखने लगे, एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी को भी समझ नहीं आ रहा हो कि हुआ क्या है। लेकिन एक बात सबको साफ थी, उन पर हमला हुआ था, और अब इस अनजान जगह पर जागना इस बात का सबूत था कि उन्हें किडनैप किया गया था। सबसे पहले पूरी तरह जागने वाली एक बुजुर्ग औरत थी, सफेद बालों वाली। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और चारों ओर देखा। आंखों में घबराहट साफ थी। जैसे ही उसकी नजर एरिक और बाकी लोगों पर पड़ी, वह लगभग चीख ही पड़ी थी। लेकिन एरिक ने तुरंत उसका मुंह ढक दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत रहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। हाथ हटते ही वह औरत रो पड़ी। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एरिक ने कहा। हम आपको बचाने आए हैं। औरत ने डरते डरते सिर हिलाया। बाकी हॉस्टेजेस भी एक एक करके होश में आने लगे। सब डरे हुए थे, लेकिन कोई भी बंधनों के खिलाफ ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश नहीं कर रहा था। एरिक ने ध्यान से सबको देखा, किसी चोट के निशान के लिए, लेकिन वे ज्यादातर ठीक लग रहे थे। क्या हो रहा है? एक महिला ने पूछा, जिसने एरिक, एम्बर, फ्लॉयड, ग्वेन और एरन को थॉर्टन हाई स्कूल टूर्नामेंट से पहचान लिया था। आपको किडनैप किया गया था, एरिक ने कहा, साथ साथ रस्सियां खोलते हुए। ये तो समझ आ गया, महिला बोली, लेकिन क्यों? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एरिक ने कहा। समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। बस इतना जान लीजिए कि आपके बेटे बेटियां, भाई बहन सब अगले कमरे में हैं और वहां हालात बहुत खतरनाक हैं। हमें चुप रहना होगा, वरना उन्हें बचाना और मुश्किल हो जाएगा। हॉस्टेजेस को देखते हुए एरिक और बाकी लोग थोड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। हालत उम्मीद से बेहतर थी। तभी एक छोटी बच्ची घबरा गई। उसकी सांस तेज हो गई, आंखें इधर उधर घूमने लगी। सब ठीक है, एम्बर आगे बढ़ी। तुम सेफ हो, हम यहां मदद के लिए हैं। करीब 8 साल की वो बच्ची उसे पहचान गई। आप एम्बर हो, उसने थोड़ा ज्यादा तेज बोल दिया। एम्बर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, मैं एम्बर हूं। तुम्हारा नाम क्या है? सैरा रॉबिन्सन, बच्ची ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बाकी हॉस्टेजेस भी धीरे धीरे खड़े होने लगे। उसी पल एंडरसन के पिता बोले, एंडरसन दूसरे कमरे में है? उन्होंने एरन की तरफ देखा। हाँ, उसे उसे आपको बचाने के लिए टाइम खरीदना पड़ रहा है। उसने फर्श पर पड़े 3 बॉडीज की ओर इशारा किया। आदमी ने बॉडीज देखी, लेकिन चौंका नहीं। ज्यादातर लोग डर गए थे, पर वह शांत रहा। वह और कुछ दूसरे लोग पहले मिलिट्री में रह चुके थे। एंडरसन के पिता शांत चित्त होकर बॉडीज के पास गए और ध्यान से देखा। उनका अनुभव साफ छलक रहा था। ये सब तुम लोगों ने किया? उसने पूछा। एरिक ने सिर हिलाया। उस आदमी ने कोई भावना नहीं दिखाई और वापस आकर बैठ गया। तुम लोग उन्हें कैसे हरा पाए? उसकी आंखों में हल्का शक था। टीम वर्क, एरिक ने बिना रुके कहा। मार्था और एरन के ब्रेन क्रिस्टल पावर्स ने उन्हें रोकने में मदद की। समझ गया, एंडरसन के पिता बोले। एरिक ने बेचैनी से होस्टेजेस की तरफ देखा। माइकी और एंडरसन अभी भी दूसरे कमरे में थे। हमें जल्दी निकलना होगा, हमें बाकियों की मदद के लिए जाना है। दूसरे कमरे में कौन है? माइकी की मां ने पूछा। आपके ही लोग, एरिक ने कहा। अगर अभी नहीं गए तो वे मर सकते हैं। हमें कहां जाना है? एक आदमी ने पूछा। इस कॉरिडोर से बाहर, एरन ने जवाब दिया। हम आपको बाहर तक एस्कॉर्ट करेंगे, वहां से पुलिस को कॉल करिए।
हमने अलर्ट भेज दिया है, लेकिन किडनैपर्स 40 मिनट में आपको मारने वाले थे, इसलिए हमें अभी आना पड़ा। हमें किडनैप क्यों किया गया? एक और महिला ने पूछा। एरिक ने गहरी सांस ली। रेड पैलेस में नेथानियल मकॉनल नाम का एक लड़का था। सिटी अटैक के दौरान वो मारा गया। उसका पिता मैथ्यू मानता है कि हम में से किसी ने उसे मारा। उसे नहीं पता कौन, इसलिए उसने सबको निशाना बनाया। कमरे में गुस्से और डर की लहर दौड़ गई। माम्बस का लीडर? माइकी की मां बुदबुदाई। हारिक ने कहा, उसके पास पैसा भी था और लोग भी। ये जगह भी उसी की है। हॉस्टेजेस की आंखों में अलग अलग भाव थे। गुस्सा, डर, बेचैनी। खासतौर पर सैरा और वो बुजुर्ग महिला कांप रही थी। एंडरसन के पिता ने माहौल को महसूस किया। सब शॉक में थे। उन्होंने एरिक को देखा। इतनी कम उम्र में भी वह कितना शांत और फोकस था। वह जानता था अब ये सिर्फ बच्चों का काम नहीं रहा। अब बड़ों को भी मजबूत रहना होगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। एंडरसन और उसके दोस्त रेड लोटस लाउंज के सामने खड़े। उनकी नजरें फीकी पड़ चुकी लाल ईंटों की दीवार पर जमी हुई थीं। मौसम से घिस चुकी ब्रिकवर्क किसी जमाने में बेहतर रही होगी, लेकिन अब वो इमारत को एक पुराना रस्टिक सा लुक दे रही थी। दीवारों में बनी गहरी दरारें और ग्रूव्स उस स्ट्रक्चर को एक अलग ही कैरेक्टर दे रही थीं, जैसे ये इमारत दशकों से वहीं खड़ी हो। रफ एक्सटीरियर के बावजूद मॉडर्न लाइटिंग फिक्सचर्स और पॉलिश्ड स्टील का एंट्रेंस उसे एक स्लीक कंटेम्पररी फील दे रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नजर मेन एंट्रेंस के ऊपर लगे एक चमकते हुए लाल लोटस के सिंबल पर पड़ी, जिसके चारों ओर इंट्रिकेट जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए थे। वो सिंबल इतना स्ट्राइकिंग था कि आसपास की बाकी इमारतों के बीच रेड लोटस लाउंज अलग ही नजर आ रहा था। हालांकि वे अंदर देख नहीं सकते थे, लेकिन एंडरसन और बाकी सब जानते थे कि मैथ्यू और उसके लोग अंदर मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स किसी और कमरे में बंधक बनाए गए हैं। टाइम बहुत कम था। एक भी पल बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। एंडरसन ने सावधानी से सबको आगे लीड किया। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। बिल्डिंग के बाहर कोई गार्ड नहीं था। उसने धीरे से हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। एंट्रेंस लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट्स बंद थीं, लेकिन अंदर काफी दूर मेन एरिया में रोशनी जल रही थी, जहां कुछ कर्टन्स धूप रोकने के लिए खींचे गए थे। दीवारें गहरे लाल रंग की थीं, जिन पर गोल्डन डिजाइन उकेरे गए थे। लाइटिंग सॉफ्ट थी। छोटे लैंप्स कमरे में हल्की गर्माहट भर रहे थे। पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर पर एंडरसन के कदमों की आवाज गूंज रही थी जब वो मेन रूम की तरफ बढ़ा। बार के पीछे शेल्व्स लगी थी, हर शेप और साइज की बोतल से भरी हुई। काउंटर पॉलिश्ड वुड का बना था, जिसके किनारे ग्लीमिंग ब्रास रेल चमक रही थी। क्लब बंद होने के बावजूद हवा में अल्कोहल और परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। एंडरसन कल्पना कर सकता था कि नॉर्मल दिनों में यहां म्यूजिक की आवाज और लोगों की बातें गूंजती होंगी, लेकिन इस वक्त यहां सिर्फ वो, उसके दोस्त और मैथ्यू के लोग थे, मीटिंग शुरू होने का इंतजार करते हुए। जैसे ही वे मेन रूम तक पहुंचे, उन्होंने डांस फ्लोर के बीचों बीच किसी की आवाज सुनी। सब वहीं रुक गए। बीच में मैथ्यू खड़ा था, उसके चारों ओर उसके लोग ब्लैक सूट्स में, हथियार तैयार। कुल 44 लोग थे और हर एक सीजन्ड क्रिमिनल जैसा लग रहा था। एक आदमी एंडरसन की नजर में तुरंत आ गया। उसके चेहरे पर बाईं आंख से जबड़े तक जाती एक गहरी स्कार थी। वो हाथ बांधे खड़ा था, चेहरे पर खतरनाक स्काउल। दूसरे आदमी का दायां हाथ बाएं से काफी छोटा था, जिसे उसने पीछे छुपा रखा था। एंडरसन सोच ही सकता था कि उसने अतीत में क्या झेला होगा। एक औरत अलग खड़ी थी, पियर्सिंग नीली आंखें, टाइट पोनीटेल में बंधे ब्लॉन्ड बाल, मस्कुलर बॉडी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन सबसे डरावनी चीज थे उनके हथियार, नाइव्स, सॉर्ड्स और ना जाने क्या क्या। एंडरसन और बाकी स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की तरफ नर्वस नजरें डाली। उन्हें पता था कि उनकी सर्वाइवल की चांसेस लगभग ना के बराबर है। दुश्मन ज्यादा थे और कहीं ज्यादा ताकतवर भी। फिर भी वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके परिवारों की जिंदगी दांव पर थी। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर मैथ्यू बोला, तो आखिर आ ही गए। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। एंडरसन आगे बढ़ा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्टेडी थी। हम अपने पेरेंट्स को लेने आए हैं। मैथ्यू जोर से हंसा। अपने पेरेंट्स को लेने आए हो? क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि तुम यहां बस यूं ही आकर सब ले जाओगे? एंडरसन डटा रहा। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हमारे पेरेंट्स को सेफली छोड़ने की कोई वजह नहीं है। हा 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 हा, सच में? तुमने कुछ नहीं किया?
हम अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। एंडरसन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैथ्यू मुस्कुराया। तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है और जिस तरह से तुम लीड कर रहे हो, तुम एंडरसन वर्थिंगटन हो, है ना? हाँ, एंडरसन ने जवाब दिया। और आप नथानियल के पिता हैं। बिल्कुल। तो फिर ये सब क्यों? एंडरसन ने दोबारा पूछा, टाइम बाय करने की कोशिश में। सिंपल, मैथ्यू बोला। तुमने गलत लोगों से पंगा लिया। पंगा? एंडरसन ने कहा। हमने किसी से पंगा नहीं लिया। मैथ्यू का गुस्सा फूट पड़ा। मेरे सामने बेवकूफ मत बनो। बेवकूफ? आपने हमारे फैमिलीज को किडनैप किया है। आपको लगता है हमारे पास ये सब करने का टाइम था? मैथ्यू जोर से हंस पड़ा। मुझे पता है, तुम में से किसी ने नथानियल को मारा है। हमने कुछ नहीं किया, एंडरसन ने कहा। थाइड्स ने उसे उसकी अपनी स्टूपिडिटी की वजह से मारा। मैथ्यू ने मेज पर मुक्का मारा। इतने बोल्ड मत बनो, एंडरसन। नहीं तो? एंडरसन ने चुनौती दी। मार दोगे हमें? मैथ्यू उठ खड़ा हुआ। मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। मिनट्स बीतते जा रहे थे। एंडरसन ने घड़ी देखी। रेस्क्यू टीम को आने में कितना टाइम लगेगा? माइकी ने धीरे से कहा, वे आ ही रहे होंगे। काम रहो। एंडरसन ने गहरी सांस ली। गुस्सा उसे अंदर से खा रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल करना होगा। आखिर उसने मैथ्यू की आंखों में देखा। मैथ्यू, मैं समझता हूं आप दुखी हैं, एंग्री हैं, लेकिन हमने आपके बेटे को नहीं मारा। हमें या हमारे पेरेंट्स को मारने से वो वापस नहीं आएगा। मैथ्यू का जबड़ा कस गया। मैं तुम्हारी लाइस पर भरोसा नहीं करूंगा, वह गरजा। आज के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। एंडरसन ने तंज कसते हुए कहा। तो आपने कुछ खित से बदला लेने के लिए फैमिलीज किडनैप कर ली? ग्रेट वर्क, माम्बजलू चिल्लाया। अगर तुम जानते हो मैं कौन हूं, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए ये कि आज का आउट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।